नमस्ते, अभिवादन आपका है नवसंत इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीसीएल की। रिजल्ट आया इनका और रिजल्ट के बाद ये स्टॉक बुरी तरीके से फिसल रहा है। एक फ्लॉप शो हमको चार्ट पर इस स्टॉक से देखने को मिला है। पिछले 1 महीने का डेटा ले लीजिए, 3 महीने का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। मार्केट के कंपेरिजन में ये लॉन्ग टर्म में तो कम ही परफॉर्मेंस करके दिखा पाया है। अब एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि इस स्टॉक को जो भी बंदा खरीदता है उसकी पहली प्रायोरिटी ग्रोथ नहीं होती है। और इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझाई हैं। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है उस पर फोकस कीजिए। जो भी बंदा बीपीसीएल जैसा स्टॉक खरीदता है उसकी पहली प्रायोरिटी सेफ्टी होती है और वो डिविडेंड खाना चाहता है, ठीक है। अब ये स्टॉक डिविडेंड तो इस रिजल्ट में भी अनाउंस किया है, मैं रिजल्ट भी डिस्कस करूंगा। डिविडेंड इस रिजल्ट में भी आया है। पिछले समय में इन्होंने बड़ा वाला डिविडेंड भी दिया है। ये जो गैप डाउन हुआ था डिविडेंड के कारण ही हुआ था, एक्स डिविडेंड जब स्टॉक हुआ था। उसके बाद स्टॉक ने अपने हाइज को जो कि 500 का है इसको टच नहीं किया। 400 पे मिलने वाला स्टॉक कुछ दिन पहले आज 300 की नौबत पे आकर के खड़ा है। क्या इस स्टॉक को बेच देना चाहिए? सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल, मैंने आपको ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे इवन 400 प्लस पे रिकमेंड किया हुआ है। तो मेरी टेक क्या है, मैं इस स्टॉक के साथ क्या करूँगा आपको बताऊँगा। सबसे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार का फोकस जहाँ पर होगा, ठीक है, वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, जब इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हमारे स्टॉक पे सरकार की नज़र है, सरकार का फोकस है, तो वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। जैसे कि AIA इंजीनियरिंग एक स्टॉक है, इनका भी रिजल्ट कल ही आया। आज ये स्टॉक 11% ऊपर है। मैं जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर आपसे बताऊंगा कि सरकार का फोकस इस सेक्टर पे है। खासकर ये जो स्टॉक है जहाँ पर ये डील करते हैं वहाँ पर सरकार का बड़ा फोकस है। प्लस रिजल्ट भी इन्होंने कमाल का पेश किया, इन्होंने भी डिविडेंड दिया, तो स्टॉक आज 10% ऊपर है। बीपीसीएल हाँ बड़ा स्टॉक है, बिल्कुल बड़ा स्टॉक है, लेकिन आज ये 3.5% नीचे है। इसके पीछे कारण क्या है? रिजल्ट तो कारण है, मैं उसको डिकोड करूंगा। लगातार गिरावट, लगातार अंडर परफॉर्मेंस का क्या कारण है ये पहले हम जान लेते हैं। LIC ये IPO आया। अब जब किसी के 2-4 बच्चे होते हैं और किसी एक बच्चे से हम ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं तो उस पर हम फोकस भी ज़्यादा करते हैं। तो सरकार की जो ज़रूरत थी पैसे की वो LIC ने लगभग पूरी कर दी। अब BPCL पे उनका फोकस पिछले कई दिनों से हटा है, खासकर जब से LIC के IPO की मतलब बात ज़्यादा तेज़ी से चली। और अभी तो LIC हमारे सामने है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर रहा है। तो यहाँ से पहला डेंट पड़ा BPCL को। दूसरा डेंट आया रिजल्ट से। अब हम मैं रिजल्ट आपको दिखाना चाहूँगा। रिजल्ट हमारे सामने है, हम रिजल्ट देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो 5 रुपये का डिविडेंड है, कुछ खास नहीं है इस बार डिविडेंड, तो वहाँ से हमको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, रिजल्ट जरूर देख करके समझने लायक चीज़ है। और मैं क्या करने वाला हूँ स्टॉक के साथ वो भी आपको बताऊँगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप पिछले साल की इसी क्वार्टर से कंपेरिजन करके देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर आइएगा, ये क्वार्टर एंडेड 2021 वाला, ये 2022 वाला। टोटल इनकम हुई है 1,24,000 करोड़ की। यहाँ पर 1 लाख करोड़ की इनकम हुई, यानी कि 24% क्या बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम 24% बढ़ी है। खर्चे को देखिए, ठीक है, खर्चे में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देख लीजिए, ये देख रहे हैं महंगाई भाई साहब। अब मतलब ये अलग ही लेवल की महंगाई है। मैं यहाँ पर 28,602 करोड़ थी, यहाँ पर 44,459 करोड़ आ गई। क्या कहें, बड़ी महंगाई है, बड़ी दिखी महंगाई आपको। अब सोचिए आप, जो मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल यानी कि क्रूड ऑयल जो खरीदते हैं वही है इनका बड़ा रॉ मटेरियल, और वहाँ पर महंगाई बहुत बुरी तरीके से बढ़ी है। अगर मैं सही हूँ तो 50% से ज़्यादा की महंगाई है। जी हाँ, 50% से ज़्यादा की महंगाई है। 60% हो तो ताज्जुब नहीं, लेकिन 50 से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अब ये महंगाई इनको बड़ा वाला डेंट दी है, सभी कंपनियों को दी है। जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं सबको डेंट मिला है, इनको भी मिला है यहाँ पर। ठीक है, अगला खर्चा इनका देख लीजिए, यहाँ पर बढ़ा। स्टॉक्स इन्होंने ज़्यादा खरीदे 40,000 करोड़ के मुकाबले, तो खर्चे इन्होंने अंडर कंट्रोल नहीं रखे हैं। ठीक है, अब चेंज इन इन्वेंट्रीज, यहाँ पर ये प्लस आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ ब्रैकेट में होती है रिजल्ट में वो माइनस होती है। और जब एक्सपेंस में कोई चीज़ माइनस हो, यानी कि एक्सपेंस यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर पैसा आया है, तो ये चीज़ इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, इसको आप पॉजिटिव ही मानिएगा। ठीक है, यहाँ ये नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंस में लिखा है इसलिए ये पॉजिटिव है। समझ गए ना, गलत मत ले लीजिएगा। एक्साइज ड्यूटी इस बार कम लगी, ठीक है, सरकार की मेहरबानी है, अदरवाइज खर्चे आप सोच भी नहीं सकते कितने भयंकर होते। अब
कंपनी के ऊपर इस बार इन्होंने कम खर्चा किया होगा, कुछ सिक्लिकल मुझे नहीं पता, सरकारी कंपनी है, कम से कम एग्जैक्टली सरकारी नहीं तो पब्लिक कंपनी है, तो वहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ यहाँ पर जनरली खुश होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को तकलीफ तो होती है जो लोग मतलब क्या कहते हैं एडहॉक पे काम करते हैं, लेकिन जनरली जो मेन एम्प्लॉयज़ इनके होते हैं वो खुश होते हैं। अब फाइनेंस कॉस्टिंग ये थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब एज एक्सपेक्टेड। डिप्रिसिएशन ये भी बढ़ा है एज एक्सपेक्टेड। मैं इससे यहाँ पर कोई वो नहीं करूँगा कि कंपनी ने काम गड़बड़ किया। मेन डेंट इनको महंगाई से पड़ा है, बहुत सारे स्टॉक्स को पड़ा है। ठीक है, सरकार की कुछ जगहों पे मेहरबानी रही है, लेकिन ठीक है, सरकार अपनी मेहरबानी अगर दिखा रही है तो कहीं पर चूस भी लेती है। अदर एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं 5,936 करोड़ रुपए। ठीक, 5,936 करोड़ हो गया है, यहाँ से लगभग 1,000 करोड़ ज़्यादा है। 4 नंबर पॉइंट और 17 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, मैं उसको ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको क्योंकि वो समझने लायक चीज़ है। अगर आप टोटल एक्सपेंसेस की बात करोगे तो वो ऑलमोस्ट 27-28% बढ़े हैं। ठीक, 95 से 121 हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ 27-28% की यहाँ पर आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, यानी कि खर्चे भी बढ़े हैं। तो रेवेन्यू बढ़ा 24%, खर्चा बढ़ गया 27-28%, और जो रियल खर्चा है यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का वो भयंकर तरीके से बढ़ा है। कहीं कहीं सरकार की तरफ से छूट हुई, लेकिन वो छूट किसी काम नहीं आई क्योंकि खर्चा इनका बढ़ गया। और 1-2-3% बड़ी वैल्यू रखते हैं जब आपका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ का है। समझ गए ना, 1 लाख करोड़ के आसपास अगर आप पैसा बना रहे हो रेवेन्यू से, मतलब वहाँ पर आप इनकम कर रहे हो, तो 1-2-3% की वैल्यू कितनी बड़ी होती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप खुद समझदार होगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं 4 और 17 नंबर पॉइंट पे पहले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंपनी आपको बता रही है 4 नंबर पॉइंट पे 227 करोड़ इनको फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज का लॉस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। करेंसी में कुछ ट्रेडिंग होती है, कंपनी का पैसा विदेश में पड़ा होता है, उसको आप समझ सकते हो कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। पिछली बार इनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, इस बार इनका यहाँ पर खर्चा हो गया। ठीक है, आप समझ गए। चलिए 17 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ पर ये कंपनी क्या कहना चाहती है। ज़रूरी है समझना क्योंकि दोस्त जब पैसा लगा होता है, अगर हम समझेंगे नहीं रिजल्ट में गड़बड़ी क्या है, कहाँ से चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं हो रही हैं, कहाँ से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, वो ज़रूरी है जानना। कॉरपोरेशन ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 400 करोड़ यहाँ पर खर्च किया है। ठीक है, कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि हमको डर जाना चाहिए, लेकिन वो बढ़ा है तो वही होगा। फॉरेन लॉस वो मेन चीज़ थी। बाकी अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन फिर भी हमको बस ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यहाँ पर जो 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गए वो कहाँ से बढ़े एक्स्ट्रा। समझ गए आप, समझ गए होगे वहाँ पर देख करके। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि हम सबको क्या मिलेगा। ठीक, हमारी इनकम क्या हुई, मतलब हमारी कंपनी की इनकम क्या हुई, उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। 2,130 करोड़, 11,940 यहाँ पर एक्सेप्शनल चीज़ हुई थी। आई होप आप उसको समझ रहे होगे। ये डेटा जो आया था एक्सेप्शनल आइटम्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 नंबर पॉइंट में, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि डिविडेंड मिल गया था उसका। समझ गए आप, तो उसको आप अभी हटा दीजिए। यहाँ से अब कंपेरिजन उतना अच्छा हो भी नहीं पाएगा क्योंकि ये सब चीज़ फालतू की 7,000 करोड़ इंक्लूड हो गई उसमें। यहाँ से अगर आप कंपेरिजन करोगे तो डेंट है और बड़ा डेंट है। रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे तो भी हमें तकलीफ है। ठीक, तकलीफ क्यों है? क्योंकि हमारा खर्चा उतनी तेज़ी से बढ़ गया जितनी तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए था। बाकी केवल अगर रेवेन्यू देख करके आप स्टॉक खरीद के बैठे हो और रेवेन्यू की ग्रोथ पे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मतलब नो ब्रेनर है, आपको इस स्टॉक में बने ही रहना चाहिए। अब नेट हम अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से हमको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, डिविडेंड आपको यहाँ पर बड़ा वाला मिल गया था, शायद 58 रुपये था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। यहाँ पर 11 रुपये 50 पैसे की कंपनी ने कमाई की थी, यहाँ पर 10 रुपये, 1.5 रुपये प्रति शेयर, 1.5 रुपये प्रति शेयर कम कमाई करी है इस बार हमारे और आपके स्टॉक ने। तो क्या ये स्टॉक बेच देना चाहिए? इसको हम डिस्कस करेंगे चार्ट पर। एक बार डिविडेंड जरूर कंफर्म करना चाहेंगे कि 5 रुपये का ही आया है या नहीं। चलिए हम फाइंड कर लेते हैं, कंट्रोल F। हाँ भाई, कुछ लोग ये मत कहना कि आप बहुत धीरे टाइप करते हो। ठीक है, एक उंगली से मैं टाइप कर रहा था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, डायरेक्टर्स हैज़ रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 6 पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। The final dividend would be paid within date of it. The final dividend is in addition to the first interim dividend. अच्छा, 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड पहले से मिला हुआ है, इस बार हम सबको मिलेगा 6 रुपये। तो यहाँ पर मैं गलत था, 6 रुपये का डिविडेंड जो है, जनरली यही आता है ना 5 रुपये का मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो गया। कोई बात नहीं, 6 रुपये का हमको डिविडेंड मिलेगा।
रिजल्ट हमने देख लिया, अब हम चलेंगे चार्ट पर और चीज़ों को समझेंगे। नहीं AI ये इंजीनियरिंग नहीं, ये जले पे नमक छिड़कना हुआ। अब देखते हैं 315 रुपये में इस स्टॉक के साथ गड़बड़ी और अच्छाई क्या है। ठीक, अच्छाई क्या बताएं दोस्त कि 450 पे भी मुझे इस स्टॉक में बड़ी वैल्यू दिखाई देती है, तो 300 की आप बात छोड़ दीजिए। इस रिजल्ट के बाद भी इस स्टॉक में मेरा कन्विक्शन ऐड करने का ही हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है उसको मैं अगर एक साइड किनारे रखूं, जिसको सरकार भी कंट्रोल करना चाह रही है विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, और RBI ने भी ये बात हमारे सामने आकर के रखी है, तो अगर चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं तो 3 से 5 साल के लिए तो नहीं, लेकिन 1 से 2 साल के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन साबित हो सकता है आपका। परसेंटेज वेटेज कितना देना है वो आप डिसाइड करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ही आपको पैसा यहाँ पर डालना है। ठीक, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। फोकस आपकी सेफ्टी पे पहली होनी चाहिए, ग्रोथ आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ हैं, डाइवेस्टमेंट प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सरकार अगर उसको कंप्लीट करेगी बहुत बड़ा बूम बूम होगा इस स्टॉक में। किसके साथ डाइवेस्टमेंट जाता है, क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऊपर उतार चढ़ाव होंगे इस स्टॉक के साथ। तो न्यूज़ वाला स्टॉक है, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक, डिविडेंड के लिए आप स्टॉक को खरीदते हो, ये आपके लिए मतलब मस्ट, इसको कहते हैं ना कि मस्ट नोन फैक्ट है ये आपके लिए एक इस स्टॉक के लिए, कि इस स्टॉक जब भी आप खरीदो तो ये समझो कि मैं डिविडेंड के लिए खरीद रहा हूँ। और एक स्टॉक सेफ्टी वाला स्टॉक कब बनता है मैं उसको आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर में खोलूँगा, देखिए 10 रुपये की कमाई करी, 40 रुपये ये साल भर में कमाएंगे, 315 रुपये का रेट इनका मान लीजिए, 40 रुपये की कमाई, और आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लीजिए <8 का। निफ्टी कितना है, 20+ अप्रॉक्सीमेटली 25 है ना, और ये आपको मार्केट से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। इन केस न्यूज़ हमारे फेवर में आ गई तो चीज़ें बूम बूम होंगी। अब फ्लॉप शो है तो यहाँ पर हमको टेक्निकल लेवल्स क्या वॉच करने चाहिए, किन लेवल्स पे हमको फोकस करना चाहिए। गिरावट तो दोस्त बड़ी आई है और ये तकलीफ भी दे रही है गिरावट, सच में यार मतलब बुरा फील होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता भी रहता हूँ आप हर जगह सही होकर भी इस मार्केट में गलत हो जाओगे। ठीक है, सारी रिसर्च सही है और मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोगों ने कम से कम जितना डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से कोई बुरी कंपनी नहीं खरीदी, लेकिन लॉस तो हो रहा है और बड़ा वाला लॉस हो रहा है। तो क्या करें, ऐसे लॉस में हमारे पास पेशेंस नाम की एक चीज़ होनी चाहिए। हम किस लिए स्टॉक को खरीदे थे उसकी लॉजिक को फिर से विजिट करने की ज़रूरत होती है कि क्या मैं वहाँ पर अडिग हूँ, और अगर नहीं हूँ तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत थी। आपने अगर कोई स्टॉक डिविडेंड के लिए ख़रीदा है, बहुत सारे लोगों को आपको ये स्टॉक मिला होगा बहुत सारे लोगों के थ्रू कि डिविडेंड के लिए खरीद लो क्योंकि 50+ ये डिविडेंड दे रहे हैं जो कि 10% है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी आपसे कहा था कि मत खरीदना डिविडेंड के लिए। क्यों कहा था जानना, एक ही स्टॉक मैंने पिछले 2-3 सालों में जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, एक ही स्टॉक है जो मैंने आपको डिविडेंड के लिए खरीदने को कहा है, वो था वेदांत, वो भी 100 रुपये के आसपास। बाकी मैं स्टॉक आपको डिविडेंड के लिए खरीदने को इसलिए नहीं बोलता क्योंकि एक्स डिविडेंड तो होना ही है। ठीक है, एक्स डिविडेंड होगा। बाकी अगर वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी थोड़ी भी है या पॉजिटिव न्यूज़ की संभावना है, और आप में से बहुत सारे लोग तो इस बात से एग्री करेंगे कि हमने जब इस स्टॉक को ख़रीदा था तो हमें ये उम्मीद थी और उस वक्त सुगबुगाहट भी बड़ी चल रही थी, रोज़ लगातार न्यूज़ आ रही थी कि डाइवेस्टमेंट में सरकार काफ़ी इंटरेस्टेड है और चीज़ों को आगे लेकर के जा रही है। अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ये इस एंगल से मत सोचिएगा। ठीक है, इस एंगल से आपको नहीं सोचना है। ठीक, ख़त्म नहीं हुआ है, बस वही होता है ना कि प्रायोरिटी लिस्ट से गायब हो जाता है और जब कोई और बच्चा बढ़िया काम करके दिखाता है लोगों का फोकस उस पर चला जाता है। अब कुछ बातें आपसे कह देता हूँ। IOC, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और BPCL, ठीक है, अगर आप इनको खरीदोगे या इनको खरीदोगे तो आपके फेवर में पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस सरकार इनके साथ पहले करेगी। ठीक है, कम से कम अभी तो यही न्यूज़ है। हाँ, तो आपके लिए बेस्ट बेट ना IOC है ना HPCL है। मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैं डिविडेंड के लिए बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपकी पहली प्रायोरिटी अगर आप OMCs में पैसा डालना चाहते हो तो BPCL ही होनी चाहिए, चाहे ये आपको 300 पे मिले चाहे 400 पे मिले। दोनों ही जगहों पे मुझे इस स्टॉक में वैल्यू दिखाई देती है। अब मैं गलत हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सही सिलेक्शन नहीं करते हैं। सही सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो मैं आपको खुद बताता हूँ और खुद करने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन जब गलत हूँ और इस तरीके से जहाँ पर क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ जाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको बताऊँ। एक भी स्टॉक मैं बेचूंगा नहीं, डिविडेंड फिर से मिल रहा है, एंजॉय करूँगा।
₹58 कंपनी ने डिविडेंड दिया था, एग्जैक्टली नहीं याद। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर एक बार भी हमारी फेवर में न्यूज़ आ गई 5% 10% ये स्टॉक चुटकी बजा करके भागेगा और छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा दुख दूर कर देता है ये स्टॉक। इतना याद रखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम में इतने दिन की तकलीफ आप देख लीजिए, इतने दिन की तकलीफ ये देख रहे हैं कैसे छोटे से टाइम फ्रेम में दूर किया था इसने। तो यही होगा अगर चीज़ें फेवर में हुई, और नहीं भी हुई तो आप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी खरीद रहे हो, 10 के नीचे प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनी खरीद रहे हो। कैश दबा करके कंपनी जनरेट करती है। स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियां बहुत बहुत कम होती हैं, लेस देन 2 या 3% होती हैं। समझ रहे हैं ना, कि जहां पर आपको एक सेफ्टी फील हो। अब स्टॉक गिर क्यों रहा है भाई? उम्मीद, शॉर्ट्स बनते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, लिक्विडिटी ही है जो स्टॉक को ऊपर और नीचे लेकर के जा सकती है। अब इस स्टॉक से पैसा बाहर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। ये हो गए ट्रेडर्स की बात। इन्वेस्टर्स भी थोड़े से टेंशन में आते हैं, यार महंगाई इतनी है, सरकार की मेहरबानी हुई एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, अदरवाइज और डेंट पड़ता। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ठीक। आपको थोड़ा सा कंपनी के एंगल से सोचना पड़ेगा, एज अ शेयर होल्डर सोचना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी में होता तो क्या मैं यहाँ से बाहर निकल जाता? नहीं भाई, आपको इस वक्त पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और कुछ लेवल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, 271 ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक। और जिनको फ्रेश ट्रेड एग्जीक्यूट करना है 327 के ऊपर ही एग्जीक्यूट करेंगे। ये 2 लेवल्स आपको फोकस करना है। यहाँ पर मिले तो दबा करके ख़रीदारी करनी है, जिनको एडिशन करना हो वो करेंगे। बाकी ऊपर के लेवल पे हमारी खरीदारी है। क्या कहें, डिविडेंड ना मिला होता तो नेट लॉस में होते, डिविडेंड मिल गया है कंपनी की तरफ से, इसलिए हम प्रॉफिट में हैं। समझ गए? समझ गए। प्रॉफिट नहीं कह सकते उसको, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहेंगे। प्रॉफिट तभी होगा जब ये स्टॉक आराम से 10, 12, 15% चलेगा, और उसके लिए हमें एक ट्रिगर की ज़रूरत होगी। ट्रिगर कहाँ से मिलेगा उसके लिए तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। डिविडेंड आपको दिखा देते हैं, जो कि कंपनी खूब देती है, लगातार देती रहती है। तो यही एक चीज़ है जो इस स्टॉक को लेकर के कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अभी देखिए, ₹5 का हमको डिविडेंड मिला था, ₹6 का फिर से आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी मिला था 23 और 35 मिल करके 538, जी हाँ, ₹58 का डिविडेंड आपको एक साथ कंपनी ने दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आप देखिए 2020 में डिविडेंड दिया, 2021 में 16 और 5, फिर यहाँ पर 58 दिया, एक्सेप्शनल गेन हुए थे। फिर यहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिला, अब फिर से मिल रहा है। तो देख लीजिए आपके हिसाब से, अगर आप अभी जैसे साल भर में इन्होंने ₹12 डिविडेंड दे दिया और 300 पे आप इस स्टॉक को मान लेते हैं, एवरेज कर लेते हो, तो 4% तो आपको केवल डिविडेंड से मिल जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, स्टॉक की ग्रोथ हो गई चार्ट्स पर, तो वो सब चीज़ें एडिशनल हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डिविडेंड नहीं मिला होता तो हम बड़े लॉस में होते। अभी डिविडेंड मिला है तो हम कॉस्ट पे हैं। जब तक चार्ट पे स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, हमें प्रॉफिट नहीं होगा। और जितने भी लोग यहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कम से कम जो भी मैंने आपसे बात कही ना, उसको रिविजिट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। आईओसी के साथ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ इनका कंपैरिजन कीजिएगा, और फिर जो सुगबुगाहट पॉजिटिव न्यूज़ की यहाँ पर है, क्या वहाँ पर है, इसको आप कंसीडर कीजिएगा। प्लस सेफ्टी भी देखिएगा, मार्केट की कंडीशन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अपना स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। मेरा स्मार्ट डिसीजन यही है कि मैं इस स्टॉक को नहीं बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि इस स्टॉक ने मुझे डिविडेंड दिया है, प्लस मेरी कन्विक्शन अभी भी यहाँ पर बरकरार है। एक चीज़ ध्यान रखना, पूरी वीडियो के दौरान अगर मेरा झुकाव इस स्टॉक के प्रति रहा हो तो वो इस कारण हो सकता है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये आपके लिए एक बड़ा वाला डिस्क्लेमर है कि मैं इस स्टॉक को होल्ड करता हूँ। मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी लेवल मैंने प्रोवाइड किए हैं वो टेक्निकली आपको दिए गए हैं, मतलब वो टेक्निकल लेवल्स हैं, उन पे आप अपना स्मार्ट डिसीजन लेने के बारे में सोचिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट या पैसा डालने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण बता देना। आपका क्या टेक है वो भी आप बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।